चलो फिर यहाँ पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 18। बहुत ही आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 18 लिखा हुआ फाइनल अकाउंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, ये वाला चैप्टर जो हम करेंगे ये कैसा है, ये विदाउट एडजस्टमेंट है। इसके बाद जो हम करेंगे वो आ जाएगा विद एडजस्टमेंट आ जाएगा। और आता है फिर मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, इस चैप्टर पे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले, बुक पे ध्यान देना। टू स्टडी द स्टडी ऑफ दिस चैप्टर वुड अनेबल स्टूडेंट टू, पहला आपको मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स पता चल जाएगा। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर हम डिफरेंस देखेंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पर हम बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ग्रुपिंग और मार्शलिंग क्या होता है, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ समझाते हुए चलते रहूँगा, नोट्स आप बनाओगे, कल आप फिर मुझे चेक करवाना। ठीक है, हम बात करते हैं कि भैया फाइनल अकाउंट है क्या। तो लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस इज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ध्यान से मेरी बात को समझना। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए किसकी भैया, ट्रायल बैलेंस की। क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस वाले चैप्टर में जैसे ही आपको कहा जाएगा कि आपको क्या बनाने हैं, फाइनल अकाउंट बनाने हैं। मतलब फाइनल अकाउंट मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये बनाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस अच्छा खासा आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास जो ट्रेडिंग और जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर हम दिखाते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है मैडम, यहाँ पर हम दिखाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट प्लस रियल अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझो कि आपको जब क्या बनाना है फाइनल अकाउंट, किसके बेसिस पर आप बनाओगे। आप मुझको बोलोगे भैया हम ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर बनाएंगे। ठीक है, किसके बेसिस पर हम बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर बनाएंगे। क्वेश्चन में मुझको ट्रायल बैलेंस क्या होगा, गिवन होगा। क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो मेरे पास ट्रेडिंग में आएंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। और जितने मेरे पास पर्सनल होते हैं और जो रियल होते हैं वो मेरे पास कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट पर आएंगे। मतलब यहाँ पर क्या आता है, असेट्स आते हैं और क्या आता है, लिएबिलिटीज़ आती है। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज अ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझना कि जो आपके पास जो क्या दिख रहा है कि ट्रेडिंग और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये मुझको क्या शो करता है। आप बोलोगे भैया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना मुझको लॉस हुआ बाय द एंटरप्राइज। और उसके बाद बोल रहे हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जनरली 1 साल के बारे में हम बात करेंगे कि जब मैं क्या बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब होता है कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, कितना मैंने लॉस सफ़र करा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद जब मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट मुझको बताती है क्या, बैलेंस शीट में ध्यान देना, बैलेंस शीट मुझको बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज ऑन द डेट इट इज़ प्रिपेयर्ड। दो चीज़ें अगर आपने यहाँ पे बात मेरी समझ ली, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये कह रहा है क्या है भैया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे किसी एंटरप्राइज की कैसे पता चलेगी, तो आप बोलोगी भैया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस देख लो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी, आप मुझको बोलोगे कि भैया बैलेंस शीट देख लो। तो बैलेंस शीट मुझको क्या बता रही है, फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस मुझको क्या बता रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है। इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल यहाँ पे देखना, ये जो ट्रेडिंग एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस कब बन रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड पूरा। या सपोज करते हैं बोलते हैं अप्रैल टू मार्च की पूरी बात कहानी है मुझको समझाने वाला है। तो मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ वो किसी पर्टिकुलर डेट पर बनती है। क्लियर हुआ। फिर बोले दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इसको हम किस नाम से जानते हैं, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से आप इनको जानते हो। आ रहा समझ में। आगे हम बात करते हैं टू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स आर, पहला टू एसेटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली या पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। ठीक है, पहला क्या है ऑब्जेक्टिव, तो पहला वाला है कि भैया पूरे साल भर जब तुमने बिजनेस करा है तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया,
ठीक है। नॉर्मली आपने कितना नेट प्रॉफिट कमाया या कितना नेट लॉस हुआ है, ठीक है, कितना नेट प्रॉफिट कमाया, कितना नेट लॉस हमने सफ़र करा किसी अकाउंटिंग पीरियड में, जो नॉर्मली कितने महीने का होता है, 12 महीने का। कब तक? 31 मार्च 2012, जो भी होगा मतलब, ठीक है। दूसरा सेकंड है, आपको बताना है फाइनेंशियल पोजीशन। किसके बारे में? फाइनेंशियल पोजीशन की हमारे बिजनेस की किसी पर्टिकुलर डेट पे, ध्यान रखना, ऑन द डेट। जैसे मैं अगर आज बना रहा हूँ तो आज मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि ये मुझको बोलते हैं भैया मेरी असेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। क्लियर हो गई बात? इसके पूरे यहाँ से कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भैया ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैडम ध्यान देना, लिखा हुआ मीनिंग, एन अकाउंट प्रिपेयर्ड नॉर्मली एट द एंड टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। तुम बोलोगे कि जब आप क्या बनाओगे ट्रेडिंग, आपको क्या मिलता है, जीपी या जीएल। जीपी जीएल मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, समझ में आया? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। आप मुझको पूछो कि भैया मुझको कहाँ से पता चलेगा, मैंने कहा जब आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलेगा किसी अकाउंटिंग पीरियड का। अकाउंटिंग पीरियड जनरली कितने टाइम का होता है, 12 महीने का, 12 मंथ्स का, ठीक है जी। द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है सबसे पहले? इट इज़ प्रिपेयर टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट अर्न और ग्रॉस लॉस इनकर्ड। मुझे पूरे साल भर में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या फिर मुझको ग्रॉस लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा? जब मैं क्या बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, और जो नॉर्मली क्या होता है, 1 साल होता है। क्लियर? आगे हम बोलते हैं कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट और जो ग्रॉस लॉस है ये है क्या है, डिफरेंस बिटवीन नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड का है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव। बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी हुई है, सुंदर सी डेफिनेशन है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन क्या चीज, नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर हो रही है बात? तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या है, किस किस का डिफरेंस है, नेट सेल्स का। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से मेरी बात को समझो। मैंने कहा कि सपोज करते मेरी नेट सेल्स हुई 100 रुपीज़ की, जिसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था 60, तो मेरा यहाँ पे जीपी क्या निकल के आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सिंपल है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड करने हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या है, डिफरेंस है किसका, नेट सेल्स का। नेट सेल्स क्या होती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एड हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ? इफ द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या बोल रहे हैं कि जो नेट सेल्स की जो अमाउंट है ये क्या है भैया, ज़्यादा है, किससे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं इसको एक साथ हाईलाइट कर लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और नेट सेल्स को अगर मैं अलग हाईलाइट कर लूँ, अब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा कि भैया तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर लो तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट अर्न मिल जाएगा, अगर नेट सेल्स क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर रिवर्स हुआ तो लॉस हो जाएगा। इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो भैया मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस आ जाएगा। क्लियर हो गया? बना लोगे नोट्स इसके? ठीक है। आगे वो लोग लिख रहे हैं कि सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज ऑफ बोथ, दोनों आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का काम हो सकता है कि वो क्या हो, ट्रेडर हो। तो ट्रेडर क्या करता है, चीज़ों को खरीदता है और बेचता है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा काम है कि मैं क्या करता हूँ, ये पेन है, सपोज करते मैं पेन को परचेज करता हूँ, सेल करता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ। तो पेन मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। क्या हो जाएगा, आई मेरी बात समझ में? लेकिन अभी मेरा काम क्या है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे फीस मिलती है, तो मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो आपकी जो सेल में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, सेल ऑफ गुड्स भी आ जाएगा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बोथ आ जाए। एग्जाम्पल तो बोथ का क्या आ जाएगा, वेरी गुड, तुमने बहुत सही दिया। तुमने कहा कि भैया मेरा एसी बेचने का काम है, तो मैं जब एसी सोल्ड कर रही हूँ तो वो गुड्स पर आ जाएगा, और जब मैं उसके साथ सर्विसेज दे रही हूँ तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में आ जाएगा, तो बोथ का हो जाएगा। एग्जाम्पल आया मैडम समझ में? कोई दिक्कत? किसी चीज़ में दोबारा से चर्चा करनी हो तो बताओ, आगे बढ़े? ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग, दैट इज बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में बात है। नेट सेल्स आपको समझ में आ गया। इट इज़ ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से मेरी बात को समझना, मेरे पास जो ट्रेडिंग होता है वो मेरे पास कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। और आपको मैंने बार बार बताया कि जो सेल्स होता है, सेल्स में N+ का रूल लगाया करो। काय का,
एन प्लस का, तो आप इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे? Credit. क्रेडिट साइड पर। तो रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग, रेवेन्यू क्रेडिट में होता है। हाँ trading क्रेडिट में ही account। तो बोलो, नेट सेल्स में। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कहाँ पर हम लिखते हैं? उसके बाद हम इसको ट्रांसफर कहाँ पर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट पर हम ट्रांसफर करते हैं। क्लियर हुआ? अब उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स कॉस्ट इनकर टू अर्न रेवेन्यू, मैंने उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो मेरा खर्चा आया, समझ में आया? उसको रेवेन्यू को कमाने के लिए जो मेरा खर्चा है वो क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। क्लियर हो गया? रेवेन्यू को कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो मेरे पास जो खर्चा है उसको मैं बोलता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? एन माइनस, मतलब कहाँ पर? डेबिट में। क्लियर हुआ? अभी फॉर्मेट देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? सम टोटल ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन परचेजिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर लेना। नोट्स बनाओगी तो इस चीज़ का ध्यान में रखना, इस फॉर्मूले का। ठीक है? ठीक है, क्या बोल रहा है ये? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को पहले आप समझो, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने जितने का सामान बेचा उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, लागत। कॉस्ट मतलब होता है लागत। आप मुझको बोलोगे कि जितने का तुमको पड़ा, समझ में आया? ये पेन है, सपोज करते मैं इस पेन को बेचता हूँ 10 रुपये का, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। समझ में आया? बिल्कुल गलत जवाब, ये इसकी कॉस्ट नहीं है, इसका सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट होगा जितने का मैंने खरीदा या मुझको ये मिला बना है। नहीं आया समझ? कॉस्ट समझ रही हो? तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? यहाँ पे देखो, जो भी मेरे पास साल की स्टार्टिंग पर जो स्टॉक रहेगा उसको मैं बोलता हूँ ओपनिंग स्टॉक। 4 क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं। देखो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, क्या मेरे पास पहले से कोई स्टॉक था? दूसरा, क्या मैंने कुछ और खरीदा? और नेट वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन्स परचेज में से माइनस क्या हो जाएगा? रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न माइनस हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्या मेरे पास पहले से कोई स्टॉक था? दूसरा, क्या मैंने कुछ और खरीदा? तीसरा, इस खरीदने में क्या कुछ खर्चा हुआ? और चौथा, क्या कुछ बचा हुआ है? सिंपल, क्या मेरे पास पहले से कुछ स्टॉक था? क्या मैंने कुछ और खरीदा? प्लस ये खरीदने में कुछ खर्चा हुआ, माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। रटना मत, याद करने की कोशिश करना। क्या बोलोगी? क्या पहले मेरे पास से कुछ स्टॉक था? क्या मैंने कुछ और खरीदा? इसको खरीदने में क्या कुछ खर्चा हुआ? अभी कुछ स्टॉक बचा हुआ है तो उसको माइनस कर दो। ठीक है? पर्पस बोले कि भैया हम ट्रेडिंग क्यों बना रहे हैं, तो लिख रहे ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू एसरटेन, या तो मुझको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, या मुझको ग्रॉस लॉस मिल जाएगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज बेस्ड ऑन द मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। किस पे बेस्ड है? मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर तुम्हारे पास एक होमवर्क भी बनता है कि कल आप मुझको बताओगे भैया मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। Thus, when revenue from the sale of a goods or rendering services of both is recognized, cost of goods sold and services rendered are also recognized. ध्यान से समझना, जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं उसको हम जब बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है भैया? रेवेन्यू हो रहा है। तो उसी पीरियड का मुझको रेवेन्यू भी लेना है और उसी पीरियड की मुझको कॉस्ट भी लेनी है, तब जाके मुझको मेरा सही ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलेगा। ठीक है? आगे, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। होमवर्क नंबर 2 लिख लो। आपको मुझे 2 चीज़ें बतानी है कल। एक, आप मुझको बताओगे भैया ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक, आप मुझको बताओगे मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। दूसरा, आप मुझको बताओगे एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। ये 2 होमवर्क है। नोट्स बनाने के साथ साथ ये भी मुझको बताना है। ठीक है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग और एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आगे बढ़े तो देखो क्या लिखा हुआ है कि therefore revenue earned whether received or not, expenses incurred, cost of goods sold whether paid or not are shown in the trading account. इतना समझ लेना ध्यान से इस चीज़ को। इसके नोट्स बनाते हुए बोल रहे हैं कि अगर रेवेन्यू अर्न रिकॉर्ड करना है, whether received or not, इस इतने को समझो ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, तुमने मुझे कहा कि भैया मेरा काम है कि मैं क्या करती हूँ, ये ईयरबड्स बनाती हूँ। आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने कहा भैया मैं बर्ड्स बनाती हूँ और इनको बेच देती हूँ। तो जब तुम इसको सोल्ड कर दोगे आपके रेवेन्यू आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको रेवेन्यू रिसीव्ड हो जाए। रेवेन्यू मतलब जब हम गुड्स बेचते हैं तो पैसा आता है हमको। हाँ, जो ये आपका प्रोडक्ट है, आपने इसको सोल्ड करा, सोल्ड करने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो आपके लिए रेवेन्यू हो जाएगा। जैसे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो मुझको फीस मिलती है वो मेरे लिए रेवेन्यू हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो रेवेन्यू अर्न हो गया जो मैंने कमाया। लेकिन उसमें 2 केसेस हो सकते हैं।
या वो अभी तक मुझको मिला हो या ना मिला हो, कमाना अलग चीज़ है, मिलना या ना मिलना अलग चीज़ है। नहीं आया समझ में, समझिए। है ना? तो आप दोनों रिकॉर्ड करोगे। जब मैं एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करो तो हम रेवेन्यू अर्न को रिकॉर्ड करेंगे, मुझको रिसीव्ड हो या अभी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कुछ टाइम बाद हो जाए रिकॉर्ड रिसीव्ड। एक्सपेंसेस मिलना ही ना हो तो, है, अगर मिलना ही ना हो तो तब मिलेगा ना, कैसे नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो बैड डेट्स हो जाएगा। अब सुनना यहाँ पर, या फिर हमारा लॉस हो जाएगा। एक्सपेंसेस जो मेरे पास हुआ, इसको मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलता हूँ। जब मैं खर्चा करता हूँ वो मैं उधार पे भी कर सकता हूँ, नकद में भी कर सकता हूँ। वेदर पेड और नॉट इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर हुआ? इसको हम एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। फीचर्स के बारे में हम बात करें तो ये फर्स्ट स्टेज है फाइनल अकाउंट की। ये आपको नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में बात करेगा। इसका जो बैलेंस होगा वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा, जिसको हम ट्रांसफर कहाँ पर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, मैंने चारों बता दिए। सबसे पहला ये कौन सी स्टेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपने बोला भैया ये है आपके पास फर्स्ट स्टेज है। दूसरा, इसमें आप क्या दिखाते हो, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप दिखाते हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। क्या मेरे पास पहले से कुछ स्टॉक था, क्या मैंने कुछ और खरीदा, इसको खरीदने में क्या कुछ खर्चा हुआ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद जो इसका बैलेंस आता है, मतलब जीपी और जीएल, जो ग्रॉस प्रॉफिट और जो ग्रॉस लॉस आएगा, इसको मैं कहाँ पर ट्रांसफर करूंगा, डेबिट है ये मेरे पास कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहाँ पर जाता है, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। और इसके साथ तुम ये भी सीखो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो फर्स्ट स्टेज तो ये हो गई। सेकंड स्टेज क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है। अब जैसे ही मैं इसको बोल रहा हूँ कि भैया ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे नो एंट्री है रियल और पर्सनल अकाउंट के लिए, यहाँ पे नो एंट्री है रियल और पर्सनल के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ बताना इसमें से फिर से। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला आ रहा है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों बना रहे हैं भैया, ताकि मुझको ग्रॉस प्रॉफिट का पता चले कि साल भर में मैंने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, पहला चीज़। दूसरा, रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल भी हम निकाल सकते हैं। देखो पहला क्या था कि हमको कितना ग्रॉस प्रॉफिट का पता चले। दूसरा, रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स कैन बी डिटरमाइन टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ईयर आफ्टर ईयर। ये हम 12th में जाकर हम पढ़ेंगे। 12th में हमारे पास एक चैप्टर होता है अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जीपी रेशियो। सपोज करते हैं एक वहाँ पे एक रेशियो आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो वो यही वाली बात करता है कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया कितनी सेल्स में, कितना सेल्स करने पर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो वो भी डिटरमाइन कब होएगा, जब हम परफॉर्मेंस को देखेंगे एक साल। जैसे सपोज करते हैं मुझे जीपी रेशियो में मिल रहा है, ये मेरे पास पहले के 4 साल है। पहले मान लो पहले 10% था, फिर 11 हुआ, फिर 10.5 हुआ, फिर 15 हुआ। तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ ना, किस साल मैंने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, किस साल मैंने कम करा, इस तरीके से। तो रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स कैन बी डिटरमाइन टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ईयर आफ्टर ईयर। थर्ड, रेशियो ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू सेल कैन बी डिटरमाइन टू एंश्योर द एक्सपेंसेस आर कंट्रोल्ड। इसका भी तो ध्यान में रखना है। ये भी हमको पता चलेगा कि भैया हमारे यहाँ पे खर्चे कितने हो रहे हैं सेल्स के लिए, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, अपने एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। फिर हम देखेंगे रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू सेल्स। इसका भी एक रेशियो आ जाएगा, कॉग्स। मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को शॉर्टकट में क्या बोल सकता हूँ, कॉग्स बोल सकता हूँ। ठीक है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हमारे पास जो रेशियो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स का, ये हमको बता सकता है कि हमारे यहाँ पे कैन बी डिटरमाइन टू फिक्स द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। या मुझको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसको बनाने पे इतने पैसे मेरे खर्च हो रहे, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के मैं इसका सेलिंग प्राइस बना सकता हूँ। क्लियर, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब हम बात करते हैं एंट्रीज और आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स की। ठीक है, चलिए सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो मेरे पास आ रहा है ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। अच्छा देखो, ये सब के सब जो आइटम है कहाँ पर आएंगे हमारे पास, डेबिट साइड में। ट्रेडिंग की कौन सी वाली साइड पर, डेबिट साइड पर। डेबिट मतलब कौन सी साइड, वेरी गुड, N माइनस। N माइनस मतलब क्या, नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है मैडम, फिर से देखना, एंट्रीज और आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हम बोल रहे एंट्रीज आइटम शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग। कौन सी, उसमें डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड का मतलब क्या हो जाएगा, N माइनस। N माइनस मतलब मैं क्या बताता हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है,
सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। देखो ये इसको ध्यान में रखना, अगर तुमने इसको ध्यान में रखा तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये इसको ध्यान में रखो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ पर आते हैं, डेबिट में। कहाँ आते हैं, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। अभी हम देखते हैं इन सबको। न न न न न हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री आ रहा है, तो ये होता क्या है वो लिख रहे, इट इज़ द क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की जो क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री होगा वो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री बन जाएगा, विच इज शोन एज अ ओपनिंग स्टॉक बाय पासिंग एन ओपनिंग एंट्री। अगर यहाँ पे ट्रेडिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है, ट्रेडिंग का फॉर्मेट, ट्रेडिंग का फॉर्मेट, ट्रेडिंग का फॉर्मेट, ट्रेडिंग, ये देखो ट्रेडिंग का फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग विद ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ पर है, यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ 2 ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हुआ। ट्रेडिंग कौन सा है, मेरे पास नॉमिनल खाता है, कौन सा है, n माइनस यहाँ पर आ जाएगा, n प्लस मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर। 2 ओपनिंग स्टॉक आपको समझ में आ गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ था मैं, कहाँ था। हाँ, ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है भैया, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, विच इज शोन एज ओपनिंग स्टॉक बाय पासिंग एन ओपनिंग एंट्री, दस इट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर एज क्लोजिंग स्टॉक। इट इज प्लेस्ड एज अ फर्स्ट एंट्री आइटम ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना हमेशा कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, अब क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पर दिखाते हो, बैलेंस शीट पर शो करते हो। क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कहाँ पर शो करते हो, और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग पर आता है। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर पर आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। इसको हम प्लेस कहाँ पर कर रहे हैं, सबसे पहले डेबिट में कर रहे हैं। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग कौन सा खाता होता है, वेरी गुड। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस ओपनिंग स्टॉक हमारे पास होगा ही नहीं। क्या समझे इससे, पहले ईयर में होगा ही नहीं, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक तभी बनता है कि जो हम पे है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब जब पहले ही है तो भैया अभी किस बात का तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक। इन द केस ऑफ अ ट्रेडिंग एंटरप्राइज के बारे में मैं बात करता हूँ तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, तो ये देख रहे हैं। इन द केस ऑफ ट्रेडिंग एंटरप्राइज क्या होती है, ट्रेडिंग एंटरप्राइज जो क्या करते हैं, बाइंग करते हैं एंड सेलिंग करते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंटरप्राइज। ठीक है, आपने कहा कि भैया मैं इस बॉटल को परचेज कर रही हूँ, बेच रही हूँ, खरीदती हूँ, बेचती हूँ, खरीदती हूँ, बेचती हूँ, खरीदती हूँ, बेचती हूँ, तो आपके पास हमेशा ओपनिंग स्टॉक इसका रहेगा, फिनिश गुड्स का ही तो रहेगा, क्योंकि आप इसको बना तो रहे नहीं हो। आया समझ में। इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग एंटरप्राइज ओपनिंग स्टॉक ऑफ इज ऑफ अ फिनिश गुड्स। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप इस बॉटल को बना रही हो, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, और फिनिश गुड्स का भी हो सकता है। समझ में आया अब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में अंतर। तो पहला वाला आइटम हमने कर लिया अपना पूरा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कोई पूछ ले भैया ओपनिंग स्टॉक है क्या, तो ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। अगर मेरा बिजनेस नया नया है तो क्या ओपनिंग स्टॉक होगा, नहीं। सेकंड, परचेजेज एंड परचेज रिटर्न, ये भी मैडम n माइनस का रूल लगता है इसमें। ठीक है, परचेजेज में से जब आप रिटर्न को माइनस करोगे तो क्या आ जाता है, नेट परचेजेज आ जाती है। क्या आ जाता है, नेट परचेजेस। ठीक है, तो लिखा हुआ परचेज मीन्स रॉ मटेरियल आ जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड गुड्स परचेज फॉर रीसेल। ध्यान से समझना, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आप रॉ मटेरियल ही तो परचेज करते हो। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो रॉ मटेरियल ही परचेज करोगे। अगर आपका रीसेल का काम है तो आप गुड्स परचेज करोगे। क्लियर हो गया। और दोनों के दोनों तुम्हारे पास क्या है भैया, खर्चे ही है। तो परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। काय का रूल लगा, n माइनस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, शोइंग द ग्रॉस अमाउंट ऑफ परचेज, और यहाँ पे दोनों आ जाएगी कौन सी, ग्रॉस अमाउंट ऑफ द परचेज, सॉरी ग्रॉस मतलब होता है कैश और क्रेडिट दोनों की। ठीक है मैडम। रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस याद है ना, ट्रायल बैलेंस में जो हमारे पास परचेज होता है डेबिट में आता है, रिटर्न जो होता है वो क्रेडिट में आता है। जब आप परचेज में से रिटर्न को माइनस कर दोगे तो आपकी नेट परचेज आ जाएगी। परचेज रिटर्न अकाउंट का होता है क्रेडिट बैलेंस, विच मीन्स रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मेरा अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कुछ अगर मेरे पे रॉ मटेरियल मैंने वापस करा तो वो उससे मैं माइनस कर दूंगा। अगर मैं ट्रेडर हूँ और मैंने कुछ गुड्स वापस करा तो मैं उसको ही माइनस कर दूंगा। ठीक है,
देखो कैसे मैं शो करता हूँ। सबसे पहले टू परचेज आ जाएगा, लेस परचेज रिटर्न। टू परचेज जो मैंने परचेज करा 3 लाख रुपए का, रिटर्न जो मैंने माइनस कर दिया 10,000, कितना आ गया 290। कोई दिक्कत इसी तरीके की आ रहा समझ में? तो बिसाइड द परचेज रिटर्न अमाउंट ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज सैंपल्स आर आल्सो डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। नोट बनाते हुए ध्यान रखना, ये सब का सब ध्यान रखना। कैसे कैसे ध्यान से मेरी बात समझो। इसी बॉटल का लो एग्जांपल, अगर आप इस बॉटल को माइनस वापस कर रहे हो, मान लो कोई आप एक ट्रेडर हो। ट्रेडर कौन होता है? जो सेलिंग ऑफ गुड्स, जो बाय एंड सेल करता है। आपने मुझे कहा कि भैया अगर मैं बॉटल को परचेज कर रही हूँ, मेरा काम सिर्फ उनको परचेज करना है, प्रॉफिट जोड़ना है, उनको सेल करना है, तो आप ट्रेडर होगे। अगर कोई डिफेक्टिव बॉटल है तो वापस कर दोगे, उसको मैं बोलूँगा परचेज रिटर्न, वो आप माइनस कर दोगे। लेकिन मान लेते हैं आपने 4 बॉटल अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अमाउंट ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, उसको भी माइनस करना है। समझ में आया? 4 बॉटल आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी, उसको भी आप माइनस करोगे। आपने कुछ चैरिटी में दे दिया, आपने 10 बॉटल्स चैरिटी कर लिया, उसको भी आप माइनस करोगे। या आप फ्री सैंपल के लिए बांटते हैं, उसको भी आप माइनस करोगे। क्लियर हुआ? स्टार मार के इसको नोट्स बनाते हुए अच्छे ढंग से रखना। आगे बोले जीएसटी पेड इन। अच्छा, ये जीएसटी पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जब हम लोग क्या करें, कुछ सामान को जब मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, तो मुझको क्या, उसमें मुझको क्या पे करना पड़ता है? जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है ना? तो जो मेरे पास जो जीएसटी है, हाँ, जो मेरे पास जो जीएसटी पेड है, इसको मैं इनपुट जीएसटी के नाम से जानता हूँ। ऑन परचेज इज नॉट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज इट इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड आउटपुट ऑन अ जीएसटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। दीज अकाउंट्स आर सेपरेटली मेंटेन इन बैलेंस आफ्टर सेटिंग ऑफ इफ एनी शोन इन द बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया नोट, बहुत बढ़िया नोट। क्या बोलते हैं, ध्यान से मेरी बात को, एक इमेजिनरी सिचुएशन लेके चलते हैं, इसको दिमाग में बैठाना। आप कौन हो? ट्रेडर हो। आपने मुझे कहा कि भैया मेरा काम है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, सपोज करते हुए बॉटल ही है, मैं परचेज करती हूँ, बेचती हूँ, परचेज करती हूँ, बेचती हूँ, परचेज करती हूँ और बेचती हूँ। तो जब आप इसको परचेज करोगे तो आप क्या पे करते हो? जीएसटी पे करते हो। आप बोलते हो भाई सरकार को जीएसटी देना पड़ता है, उसका नाम होता है इनपुट जीएसटी। समझ में आया? जब सरकार को जीएसटी दोगे, क्या बोलोगे? क्या है ये? इनपुट जीएसटी है। ठीक है, तो वो आपने सब सरकार को पे कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। कब? जब आपने परचेज करा। लेकिन अब जब आप इसको बॉटल को आगे बेच रहे हो, तो आप सामने से जीएसटी कलेक्ट भी करोगे, उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो जो जीएसटी ट्रेडर पे कर रहा है वो इनपुट जीएसटी, जो वो रिसीव कर रहा है आउटपुट जीएसटी। हम इन दोनों को बाद में सेट ऑफ कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 100 रुपये पे करा, जीएसटी सपोज करते हो 100 रुपये रिसीव भी कर लिया, तो बैलेंस क्या आ गया? 0 आ गया। समझ में आ रही बात या नहीं? तो हम क्या करके चलते? सेट ऑफ करके चलते। इसको हमें परचेजेस के साथ नहीं दिखाना, याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन में ये जीएसटी दिख रहा है तो आप इसको क्या करोगे? इग्नोर। समझ में आया? क्या करके चलोगे? इग्नोर करके चलोगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। जब हम पूरे साल भर का सेटअप कर लेते, देखना, दीज अकाउंट्स आर सेपरेटली मेंटेन एंड द बैलेंस आफ्टर सेटिंग ऑफ इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। एग्जाम्पल के तौर पे 2 कंडीशन हो सकती है मेरे पास। टैक्स डेबिलिटी 2 कंडीशन हो सकती है। या तो मैंने सरकार को टैक्स देना हो पूरे साल भर की कैलकुलेशन करने के बाद। किसकी बता रहा हूँ, किसकी कैलकुलेशन करनी है? इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। अच्छा मुझको बताओ, इनपुट जीएसटी क्या होता है? जो हम सरकार को देते हैं। हाँ, आपने बोला कि एट द टाइम ऑफ आवर परचेज जो हम जीएसटी पे करें उसको हम इनपुट जीएसटी बोलते हो, जो आप कलेक्ट करते हो उसको आप आउटपुट जीएसटी बोलते हो। सेट ऑफ करने का मतलब है हिसाब किताब लगा लेंगे, कितना मैंने जमा करा, कितना मुझको कलेक्ट किया। लास्ट में 2 ही चीज़ बच सकती है, या तो भैया आपने सरकार को भी देना हो और तो आपके लिए लिएबिलिटी हो गई, आप उसको लिएबिलिटी साइड में शो कर दोगे, या आपने अगर ज़्यादा दे दिया हो तो क्या हो गया? असेट हो गया, असेट पे आप उसको शो कर दोगे। समझ में आया? लेकिन परचेजेस के साथ मत दिखाना। आगे, व्हेन द गुड्स परचेज आर रिटर्न टू द सेलर। हमने क्या करा? गुड्स परचेज करे और वापस कर दिया सेलर ने, तो जीएसटी पेड इनपुट ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स इज रिवर्स। सिंपल सी बात है, नहीं आया समझ में? जब हमने गुड्स को परचेज करा था तो हमने क्या करा कि इनपुट जीएसटी पे करा, लेकिन अगर गुड्स रिटर्न हो गए तो हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ गुड्स आर रिटर्न ऑन विच आईजीएसटी, पता है क्या होता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल नहीं, सॉरी
इंटीग्रेटेड जीएसटी वॉज पेड एट द टाइम ऑफ द परचेज। इनपुट जीएसटी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ द आईजीएसटी पेड ऑन रिटर्न गुड्स। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम इश्यूज रिलेटेड टू परचेजेस फॉर मोर क्लियरिटी। पहला वाला पॉइंट बोल रहा है, ये आपको समझ में आ गया है। पहला वाला पॉइंट बोल रहा है भैया इसमें कैश भी रिकॉर्ड करना, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना, आपने कहा ठीक है। दूसरा वाला बोल रहा परचेज मीन्स गुड्स परचेज फॉर द पर्पस ऑफ अ रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, परचेज में दो ही चीज़ आ जाएंगी, या तो आपने उसको आगे रीसेल करना हो या आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करना हो। आपने कहा ठीक है। परचेज ऑफ असेट्स बीइंग नॉट गुड्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। आपने खरीदा लेकिन रीसेल के लिए नहीं खरीदा, इस्तेमाल करने के लिए खरीदा, तो वो कहाँ पे जल जाएगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद जो गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, अगर आपने इस बॉटल को अपने पर्सनल यूज़ के लिए करा तो ड्राइंग्स हो जाएगा। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज ड्राइंग एंड नॉट फॉर सेल ऑफ अ गुड्स। इट along with the amount of GST on the goods it is debited to the drawing account। ठीक है, and credited to the purchase account। मतलब हम उसको परचेजेस से माइनस कर लेंगे और कहाँ पे शो करेंगे, ड्राइंग्स पर शो करेंगे। उस केस पर ध्यान से यहाँ पर समझना क्या लिखा हुआ, इट along with the GST on these goods is debited to the drawing account। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट चैरिटी वेरिटी वगैरह भी सब में चलता है। The amount of a GST is credited to the respective input GST account। It means purchases are shown at the net value, purchases dash drawing। समझ में आया। इसके साथ एक सिमिलर पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि जैसे चैरिटी वेरिटी वाली बात थी कि जब आप चैरिटी में दे दो उसको माइनस कर लेना, फ्री सैंपल दे दो उसको भी माइनस कर लेना। ठीक है, सब पॉइंट याद रखना, आगे लिखे रखा है। फिफ्थ वाले पॉइंट में देखो क्या बोला हुआ, अगर आपने भैया चैरिटी में दे दिया, गुड्स गिवन एज चैरिटी इज ऑल्सो नॉट अ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, it along with the amount of the GST on these goods is debited to donation or charity account, और वो क्रेडिट कहाँ पर हो जाएगा, परचेज अकाउंट में। ठीक है, the amount of a GST is credited to the respective GST account, thus purchases are shown at the net value। मतलब परचेजेस में से डोनेशन और चैरिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल है, तुम समझ भी रही हो, है ना। Goods given as a sample is also not a sale of a good since it is given for the promotion of the goods। It along with the amount of the GST on these goods is debited to the sales promotion expenses account and credited to the purchase account। The amount of the GST is credited to the respective input GST account and thus purchases are shown at the net value। Purchases में से sales promotion expenses को क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, सेवंथ वाला इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सातवां वाला, इफ गुड्स आर इन ट्रांजिट मतलब क्या होता है, मतलब जा रहे हैं, मतलब अभी आ रहे हैं। परचेज करोगे तो गुड्स आएंगे ना आपके पास। आपने मुझे कहा कि भैया सपोज करते हैं कि हम लोग हैं देहरादून में, आपने कहा कि भैया मेरा सामान दिल्ली से आता है, तो अभी वो रास्ते में दिल्ली से निकल चुका है, देहरादून पहुंचा नहीं है, दिल्ली से निकल चुका है, देहरादून पहुंचा नहीं है, तो उसको मतलब गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, तो बोले इफ गुड्स परचेज आर इन ट्रांजिट मतलब अभी रास्ते में है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, दे आर रिकॉर्डेड। द अमाउंट इज डेबिटेड टू द गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट। कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, वो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट पर रिकॉर्ड होगा, और हम क्रेडिट किसको कर देंगे, सेलर को। ठीक है, समझ में है। परचेज में रिकॉर्ड नहीं करोगे आप उसको, काय पर रिकॉर्ड करोगे, गुड्स इन ट्रांजिट पर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। क्लियर, कोई दिक्कत। एंट्री क्या आ जाए, गुड्स इन ट्रांजिट DR टू सेलर और सप्लायर अकाउंट। ठीक है, अच्छा, और हम बैलेंस शीट में देखो कैसे इसको शो करें, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट इज शोन ऑन द असेट साइड एज अ पार्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, एंड सेलर अकाउंट कहाँ पर आ जाएगा, लिएबिलिटी साइड पर। ठीक है, हम इसको कहाँ पर शो करेंगे, क्लोजिंग के साथ हम इसको शो करेंगे, और जो सेलर वो कहाँ पर आ जाएगा, लिएबिलिटीज पर आ जाएगा। सिंपल लॉजिक भी समझ में आ रहे हैं तुम्हें इसके। तो ट्रेडिंग अकाउंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय सच परचेज, और ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब आपको गुड्स मिल जाएगा तब हम क्या लिख देंगे, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 में क्या लिखा हो, तो परचेजेस आर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट एज फॉलो। सबसे पहले आप लिखोगे परचेज, रिटर्न माइनस, ड्राइंग्स माइनस, डोनेशन चैरिटी माइनस, सेल्स प्रमोशन माइनस, ऐड कर देंगे हम उसमें गुड्स इन ट्रांजिट मतलब जो एक जगह से निकल चुका है लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है, तो आप क्या नेट परचेजेस आ जाएंगे। ठीक है, नहीं
जब आपको रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है, जब क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा, जब गुड्स रिसिप्ट हो जाएगा तब गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड कर देना, तो आपको नेट परचेज पता चल जाएगी। आज की संगीत में महफिल का आखिरी पॉइंट, एडजस्टेड परचेज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस मींस, अगर देखो एडजस्टेड परचेज दिया गया, क्या दिया गया, एडजस्टेड कहाँ पर दिया हुआ रहता है, ट्रायल बैलेंस पर, तो इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक को हम एडजस्ट कर चुके हैं, हैव बीन एडजस्टेड इन द परचेज अकाउंट बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। तो इसका मतलब देखो क्या है, एडजस्टेड परचेज का मतलब है कि हम स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर चुके हैं। तो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक में क्या हो जाएगा, एडजस्टेड परचेज DR टू ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग के लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक DR टू एडजस्टेड परचेज, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव एडजस्टमेंट एंट्री, adjusted purchase account and closing account will appear in the trial balance. The amount of adjusted purchase is shown on the debit side of the trading account and the amount of the closing stock is shown on the asset side of the balance sheet, ठीक है। क्वेश्चन करते हुए इसके ये चीज़ों का ध्यान में रखना। It should be noted that neither opening stock and closing stock would appear in the trading account as these are already adjusted in the purchase, ठीक है। एडजस्टेड परचेज रहेगा तो ओपनिंग क्लोजिंग मत लिख देना ट्रेडिंग में। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला देख लो। मेरे को एक बात समझाओ, हाँ। परचेजेस का अलग से बनता है क्या, मतलब फॉर्मेट, जैसे ट्रेडिंग का अलग है? नहीं ट्रेडिंग में ही आएगा। तो इसमें मतलब ऐसे भी लिखा है कि परचेजेस अकाउंट, नहीं वो ये कह रहे हैं कि मतलब अगर एंट्री में हाँ, अगर आपको सुनो पहले यहाँ पर आ जाओ। एडजस्टेड परचेज का पहले आप मतलब समझो कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इन सबको करने के बाद ही क्या आ रहा, एडजस्टेड पर परचेज आ रहा, इक्वल टू का साइन आ रहा। अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एडजस्टेड पर परचेज, तो इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है ना, फिर ये है कहने का मतलब, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, यहाँ तक कि आपको नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं।